इस वर्ड को देखिए, एनसेफेल, ब्रेन से निकले आइटिस, इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, ब्रेन के टिश्यूज़ की, ये ज़्यादातर मेनिंजाइटिस के साथ भी होता है। इसके अलावा ये वायरस की वजह से हो सकता है, नॉन वायरल कॉजेज़ हो सकती है। तो वायरस कौन से हो सकते हैं? हर्पीस हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, आर्बो वायरस हो गया, एंटेरो वायरस हो गया जिसमें पोलियो वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा और भी लेस कॉमन कॉजेज़ है, ये इधर लिखी हुई है। तो इस वजह से ये कॉज हो सकता है एंसेफेलाइटिस। इसके अलावा नॉन वायरल इन्फेक्शियस कॉजेज में टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सेरेब्रल एस्पेरिजिलोसिस आ सकते हैं। फिर जो है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, ना बैक्टीरिया ना वायरस, ऐसी चीज़ जो कि इन्फेक्शियस कॉज ना करे, तो मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथीज, ब्रेन की ऐसी बीमारियाँ जिसकी वजह से ये हो सकता है। टी सेल लिम्फोमा हो गया, इस ट्यूमर की वजह से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो कौन से पेशेंट्स को ये ज़्यादा हो सकता है, कौन से ज़्यादा प्रोन पेशेंट्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले एड्स के पेशेंट, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उनको टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। उन पेशेंट्स जिसमें CD4 काउंट कम हो, एड्स का वो पेशेंट। तो इसके अलावा इम्यूनो सप्रेशन किसी और वजह से हुई हो, ड्रग्स की वजह से हुई हो या कोई और बीमारी की वजह से हुई हो, तो उनमें भी जो है, या एज की वजह से हुई हो, तो उसमें भी एंसेफेलाइटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाए तो उधर आपको ये हो सकता है। इसके अलावा कोई इंसेक्ट, मॉस्किटो जैसे हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। वाइल्ड एनिमल जैसे बैट हो गया, बैट्स की वजह से रेबीज़ हो सकता है, डॉग्स की वजह से रेबीज़ हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो 10% इसकी ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है। तो पेशेंट्स को ज़्यादातर एंसेफेलाइटिस में क्या होता है? हेडेक, मलेज और माइल्जिया। मलेज जनरल डिस्कम्फर्ट को कहते हैं, माइल्जिया मसल पेन को, और हेडेक। तो इस वजह से ये हो सकता है, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ये और टू डे के अंदर ये शुरू होता है और ये पेशेंट जो है वक्त के साथ साथ इल होता जाता है। तो इसके अलावा पेशेंट को जो है मेनिंजाइटिस जैसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, न्यूकल रिजिडिटी, फोटोफोबिया, ये मेनिंजाइटिस के भी साइन है और इसमें भी ये होता है। तो इसके अलावा उनका जो है ना, मेंटल जो स्टेटस होता है वो ठीक नहीं होता, कन्फ्यूजन होती है, डिलीरियम होता है, डिसोरिएंटेशन, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़। इसके अलावा फोकल न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग्स भी आ सकती है, ब्रेन का एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है एक एक रीजन का, वो भी इफेक्ट हो सकता है। हेमीपेरेसिस हो गया, एफेजिया हो गया, बोलना मुश्किल हो जाता है, नहीं बोल सकता। क्रेनियल नर्व की कोई लीजन हो सकती है इसकी वजह से, सीजर भी इसमें हो सकता है। तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। तो इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। अब आपको कैसे डायग्नोस करेंगे कि इंसेफेलाइटिस हुआ है? तो इंसेफेलाइटिस की कॉज क्या थी? एक तो वायरस था, एक था नन वायरल, और एक था नन इन्फेक्शियस। तो सबसे पहले नन इन्फेक्शियस जो है, नन वायरल कॉजेज़ होगी, उसको चेक करने के लिए आप चेस्ट एक्सरे करेंगे, यूरिन, ब्लड कल्चर, इसको रूल आउट करने के लिए सब कुछ करेंगे। इसके अलावा लंबर पंक्चर आप कर सकते हैं जिससे CSF आपको मिलेगा। इंसेफेलाइटिस, ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के अंदर CSF होता है। तो CSF आप चेक करते हैं, देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हुआ। इसके अलावा जो है लिम्फोसाइटोसिस देखते हैं। अगर WBC 5 से ज़्यादा है, इससे पहले मैंने मेनिंजाइटिस में बताया था, 5 से ज़्यादा हो तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि इधर कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर ग्लूकोज नॉर्मल है तो नन वायरल कॉज हो सकती है। अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। तो CSF कल्चर्स और यूजुअली नेगेटिव इसमें आते हैं, ठीक है। CSF PCR जो है मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव है, इसके थ्रू आप वायरसेस का पता लगा सकते हैं किस वायरस से हुआ है, ठीक है। MRI जो है ब्रेन की कर सकते हैं, उसे ये पता लगा सकते हैं अगर कोई न्यूरोलॉजिकल वो है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है, जैसे कि ये हेमीपेरेसिस वगैरह हो गया। तो इसको चेक करने के लिए आप देखते हैं कि ब्रेन में कोई मसला तो नहीं आ रहा इसकी वजह से। इसके अलावा अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है तो उसमें जो है ना, T2 सिग्नल्स फ्रंटोटेम्पोरल लोब में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस अगर उस रीजन में MRI में T2 सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको हर्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। इस EEG, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम जो है, ये भी HSV वायरस को इंसेफेलाइटिस की वजह से कॉज हो तो उसको पता लगा सकता है। ये देखिए बायोटेम्पोरल यूनिलैटरल टेम्पोरल डिस्चार्जेस उसमें नजर आएगी आपको EEG में। इसके अलावा ब्रेन बायोप्सी तब लेते हैं अगर आपको MRI में जो है ना, एक क्लियर लीजन नज़र आ रहा है, एक जगह ब्रेन की इन्वॉल्व हुई हुई है, लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर सक रहे कि किस वजह से हुआ है। तो आप उस केस में फिर ब्रेन का वो टिश्यू लेके उसको चेक कर सकते हैं।
तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये जो है वायरस की वजह से होता है ज़्यादातर। तो वायरस की सबसे पहले सपोर्टिव केयर होगी, मैकेनिकल वेंटिलेशन देखेगी, अगर उससे ज़रूरत है तो दे देंगे। इसके अलावा एंटीवायरल थेरेपी देंगे अगर वायरस की वजह से ज़्यादातर होता है। तो कोई ख़ास स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से हुआ है तो आप एसाइक्लोविर दे सकते हैं 2 to 3 वीक्स के लिए। अगर आपको लगता है साइटोमेगालोवायरस की वजह से अगर हुआ है तो गेंसाइक्लोविर या फोस्कारनेट दे सकते हैं। और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उस कॉम्प्लिकेशंस को आप कम कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था सीजर्स इसकी वजह से हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो गया तो उसकी ये हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेसिस और स्टेरॉइड्स के थ्रू।